अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टार्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में ना सिर्फ रिजिड बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स को समझेंगे, बल्कि मूवमेंट आर्म क्या होता है और इन सारी चीज़ों के बाद हम टार्क को डिफ़ाइन करना भी सीखेंगे। इसको डिटेल से समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिस पर आप फोर्स अप्लाई करें तो उसकी जो शक्ल है वो तब्दील ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक ईंट है, ईंट को आप अपने अंगूठे से दबाएं, क्या उसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो ईंट क्या है? एक रिजिड बॉडी है। पत्थर की शक्ल आप देख लें, मेटल आप देख लें, लकड़ी को आप देख लें, को दबाएं तो उसकी शक्ल तब्दील नहीं होगी। तो अब वो जो चीज़ है, चाहे वो मेटल की बनी हुई है, चाहे वो लकड़ी की बनी हुई है, चाहे वो पत्थर की बनी हुई है, अब ऐसी चीज़ जिस पर आप फोर्स लगाएं और उसकी शक्ल तब्दील ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। अब रिजिड का मतलब ठोस। आम तो अगर मैं सादा लफ्जों में कहूँ तो ठोस इज्साम को हम क्या नाम देते हैं? रिजिड बॉडी का नाम देते हैं। और इसकी एक तारीफ ये भी है कि कोई भी जिस्म जो है स्टूडेंट्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। मिसाल के तौर पर ये मैं एक ईंट की मिसाल देता हूं। अब ये जो ईंट है, आपको पता है हर चीज जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। ये ईंट भी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। तो इस ईंट में पार्टिकल्स हैं इस तरह से, जो कि बड़ी तरतीब से पड़े हुए हैं और इन सारे एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर ये जो ईंट है ये बनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ मैं दो मॉलिक्यूल फर्ज कर लेता हूँ। एक मैं ये मॉलिक्यूल फर्ज कर लेता हूँ और एक मैं ये वाला मॉलिक्यूल फर्ज कर लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स जहाँ पर आप कोई फोर्स लगाएं F, आपने यहाँ फोर्स लगाई F। अब जब आपने इस पर फोर्स लगाई F, चूंकि ये ईंट है तो आपको पता है जब आप इसको दबाएंगे तो ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, एक ये वाला पार्टिकल और एक ये वाला पार्टिकल, आप जब फोर्स लगाएंगे ईंट के ऊपर तो इन दोनों पार्टिकल के दरमियान में जो फासला है, क्या वो तब्दील होगा? बिल्कुल भी नहीं, वो तब्दील नहीं होगा। तो ऐसी बॉडी, ऐसा जिस्म जिस पर आप फोर्स या फोर्सेस लगाएं और उसके जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर वो बना है, उनके दरमियान में फासला तब्दील ना हो, तो ऐसी बॉडी को हम क्या नाम देते हैं? रिजिड बॉडी का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स अब इसके मुकाबले में एक फोम से बना हुआ स्पंज आप देखें, तो जो फोम से बना हुआ स्पंज है, फोम का जो बना हुआ है, उसको आप दबाएंगे तो वो दब जाएगा, उसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी, वो रिजिड बॉडी नहीं है। तो जिसकी शक्ल तब्दील हो जाए वो रिजिड बॉडी नहीं है। रबड़ से बनी हुई चीजें आमतौर पर रिजिड नहीं होती, क्योंकि आप जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो उनकी शक्ल तब्दील हो जाती है। ठीक है, जैसे रुई है, कॉटन से बनी हुई चीजें, ये भी रिजिड नहीं होती। तो कोई भी जिस्म बेशुमार छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। इस जिस्म पर किसी फोर्स के अमल करने से इसके पार्टिकल्स के माबैन, यानी कि पार्टिकल्स के दरमियान फासलों में तब्दीली ना आए। ठीक है, यानी कि ये जो पार्टिकल्स है ना, जब आप इस पर फोर्स लगाएं तो इनके दरमियान में फासला जो है वो तब्दील ना हो, तो ये एक रिजिड बॉडी कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। और स्टूडेंट्स दूसरी डेफिनेशन भी है जो इससे बहुत छोटी और आसान भी है। वो क्या है? एक रिजिड बॉडी एक ऐसा जिस्म है जो फोर्स या फोर्सेस, यानी कि एक फोर्स भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, जो फोर्स या फोर्सेस के जीरे असर अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता। तो ऐसा जिस्म जो फोर्स या फोर्सेस के जीरे असर अपनी शक्ल तब्दील ना करे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे भी हम रिजिड बॉडी ही कहते हैं। मैंने यहाँ मिसाल लिख दी है, लकड़ी या लोहे वगैरह से बनी हुई अशिया रिजिड बॉडी की मिसाल है या मिसालें हैं, आप लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स रिजिड बॉडी की डेफिनेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि रिजिड बॉडी से क्या मुराद है, मिसाल दें। तो आप ऊपर वाली डेफिनेशन लिख दें या नीचे वाली डेफिनेशन लिख दें, आप जो भी लिख देंगे दोनों ही सही है। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस का क्या मतलब होता है? लाइन। तो लाइन ऑफ रोटेशन यानी कि वो वाली लाइन जिसके गिर्द कोई जिस्म हरकत करता है। तो मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स आप एक दरवाजे को खोलते हैं तो दरवाजा जो है, कब्जा जहां लगा होता है, और या आप कह लें कि वो जो उसकी सपोर्ट है जिसके साथ दरवाजा फिक्स होता है और एक तरफ से फिक्स नहीं होता,
तो जो उसके कब्जे वाली साइड है उसके गिर्द वो दरवाजा घूमता है। आपने दरवाजे को खींचा खोलने के लिए या उसको धकेला बंद करने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दोनों सूरतों में आप देखेंगे कि दरवाजा एक कब्जा है, एक खास लाइन है जिसके गिर्द घूमता है, ठीक है। तो वो लाइन जिसके गिर्द कोई जिस्म रोटेट करता है, घूमता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पर आप यूं समझ सकते हैं कि कोई जिस्म है, ये देखिए ये कोई जिस्म है, ये वाली लाइन जो है ना ये फिक्स है, ये क्या है, ये फिक्स लाइन है। आप यहां से इस पर फोर्स बाहर की तरफ लगाएं या अंदर की तरफ फोर्स लगाएं, इधर फोर्स लगाएं या इधर फोर्स लगाएं, एफ। ये जो है, ये जो भी चीज मैंने बनाई है, ये कोई दरवाजा आप समझ लें, इसको आप खींचेंगे तो ये इस लाइन की गिर्द ऐसे घूमेगा। तो ये लाइन जिसकी गिर्द ये घूमेगा स्टूडेंट्स है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आप देखें, अब ये जो लाइन मैंने फिक्स की आपके सामने, ये वाली लाइन, यहां पर ये पार्टिकल हो, 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 कोई भी पार्टिकल हो, आपको पता है ये पूरी जो बॉडी है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी। तो आप देखें जब आप इसको घुमाएंगे तो हर पार्टिकल का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि जिस लाइन की गिर्द वो पार्टिकल रोटेट कर रहा है, वो लाइन ये वाली लाइन होगी, और जिस लाइन की गिर्द ये पार्टिकल घूमते हैं उस लाइन को हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन का। डेफिनेशन देखिएगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फर्ज कीजिए एक रिजिड बॉडी किसी खत मुस्तकीम के गिर्द घूम रही है। खत मुस्तकीम एक सीधी लाइन के गिर्द घूम रही है। इस रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स ऐसे दायरों में घूमते हैं, यानी कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, दायरे में घूमते हैं। आप इस पार्टिकल को देखेंगे तो ये खास दायरे में घूम सकता है, ठीक है। अगर ये ऐसे पूरा सर रोटेट करना शुरू कर दे, जिनके मराकज़ इस खत मुस्तकीम पर वाक़या होते हैं। देखिए ये जो खत मुस्तकीम, ये सीधी लाइन, इनका मरकज, इस पार्टिकल का मरकज भी इस लाइन पर है, इस पार्टिकल का मरकज भी इस लाइन पर है, और इस पार्टिकल का मरकज भी इस लाइन पर है। यानी कि तमाम पार्टिकल का जो मरकज है वो इस लाइन पर है जिस लाइन के गिर्द ये जिस्म घूम रहा है। वाक़या होते हैं। इस खत मुस्तकीम को इस जिस्म का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, ठीक है जी। इस खत मुस्तकीम को हम क्या नाम देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर एक और मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। आपके पास एक स्पैनर है और स्पैनर को आप आम तौर पर किसी नट को खोलने यानी कि लूज करने के लिए या टाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आमतौर पर जो मैकेनिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो नट को खोलने के लिए या टाइट करने के लिए स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो स्पैनर है स्टूडेंट्स है, ये स्पैनर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब इस स्पैनर की मदद से आप इस नट को टाइट भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको टाइट या लूज करना है तो ये वो पॉइंट है जिस पर आप इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे या ऊपर की तरफ आप फोर्स लगाएंगे, ठीक है। और ये वो लाइन है जिसके गिर्द ये घूमेगा। ये लाइन आप समझ लें आपकी तरफ है, यानी कि बोर्ड से बाहर की तरफ है, बिल्कुल सीधी लाइन है ऐसे बोर्ड से। तो ये वो लाइन है जिस पर फोर्स लग रही है, और ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है असल में ये वो लाइन है जिसके गिर्द ये घूमेगा, ठीक है। तो इस लाइन को जिसके गिर्द ये घूम रहा है, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और अब स्टूडेंट्स, इस नट को टाइट करने के लिए या खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पैनर इस्तेमाल करना पड़ता है। अब स्पैनर को हम जब फोर्स लगाते हैं एक पॉइंट पर तो स्पैनर क्या करता है, घूम जाता है। तो यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा जो मेन टॉपिक है जो कि टॉर्क है या मोमेंट ऑफ फोर्स है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है। वो डेफिनेशन क्या है कि जब आप किसी जिस्म पर फोर्स लगाएं और वो जिस्म घूम जाए तो हम कहते हैं इसमें क्या पैदा हुआ है, इसमें टॉर्क पैदा हुआ है। टॉर्क या जो मोमेंट ऑफ फोर्स है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन ये होगी फोर्सेस के गर्दिशी
असर को टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। फोर्सेस का जो गर्दिशी असर है, गर्दिशी असर का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? जब आप बोतल खरीदते हैं दुकान से और उसको पीने के लिए आप उसका ढक्कन खोलते हैं, आप ढक्कन को एक तरफ घुमाते हैं, तो आपको घुमाने के लिए उसे फोर्स लगाना पड़ती है। तो अब वो जो आप फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगने से जब वो घूमता है, अब वो उसमें क्या पैदा हो रहा है? अब फोर्स उसको घुमा रही है, तो असल में उसमें टार्क पैदा हो रहा है, ठीक है, यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स है, मूवमेंट ऑफ फोर्स की वजह से वो घूम रही है। या स्टूडेंट्स, दरवाजे को आप खोलते हैं, तो दरवाजे को खोलने के लिए आप फोर्स लगाते हैं और वो दरवाजा घूम जाता है, तो फोर्स का गर्दिशी असर है, ये भी क्या है? ये टार्क है। आप स्टूडेंट्स टैप यानी कि टूटी को खोलने के लिए, यानी कि आपने टूटी को इस्तेमाल करना है, तो आप उसको खोलेंगे, खोलने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है अपने हाथ से, और वो फोर्स उसको घुमा देती है, उसको गर्दिश में लाती है। जब वो उसको घुमा देगी तो हम कहेंगे ये टॉर्क है। और इस तरह से स्टूडेंट्स, जो पेंसिल तराश होता है उसके अंदर आप पेंसिल को घुमाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? आप टार्क इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्पैनर में टार्क इस्तेमाल होता है। अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स के हवाले से, वो देखते हैं जरा। उसको समझने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा जो कि आपकी बुक में बनी हुई है। ये इस तरह से एक डायग्राम बनी है। इस डायग्राम में आप यूं समझ लें कि जैसे ये स्पैनर की एक मैंने जनरल सी डायग्राम बना दी है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ आप फोर्स लगा सकते हैं, आप जिस तरफ मर्जी फोर्स लगाएं। तो ये वो लाइन है जिस पर आप फोर्स लगाते हैं। और स्टूडेंट्स, ये वो लाइन है जिसके गिर्द ये जिस्म घूमता है। आप इस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे, यानी कि बाहर की तरफ या अंदर की तरफ ये घूम जाएगा, तो ये वो लाइन है जिसके गिर्द ये जिस्म घूमेगा। तो इस लाइन के गिर्द जिस्म घूमेगा, और ये वो लाइन है जिसके लॉन्ग आप फोर्स लगाते हैं। अब यहां से स्टूडेंट्स, ये वो लाइन स्टूडेंट्स जिसके गिर्द कोई जिस्म घूमता है, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया था? उसको हमने नाम दिया था एक्सिस ऑफ रोटेशन का। अब ये वो लाइन जिसके गिर्द आप फोर्स लगाते हैं, जिस लाइन की सिमत में आप फोर्स लगाते हैं, इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं? इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का क्या मतलब हुआ? वो वाली लाइन जिस पर फोर्स एक्ट कर रही, इस लाइन को हमने क्या नाम दिया स्टूडेंट्स? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का। तो ये वो लाइन है जिस पर फोर्स एक्ट कर रही होती है, तो इस लाइन को हमने क्या नाम दिया है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, आपको भूले ना। अब स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन मैंने अगली लाइन पे लिखी हुई है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो खत यानी कि लाइन जिसकी सिमत में कोई फोर्स अमल करती है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन है कि वो खत यानी कि लाइन जिसके सिमत में कोई फोर्स अमल करती है, चाहे आप ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लगाएं, चाहे आप नीचे की तरफ फोर्स लगाएं, तो इस लाइन को हमने क्या नाम दिया है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का। अब स्टूडेंट्स, एक और कॉन्सेप्ट है। ये जो हमारे पास दो लाइनें हैं, एक लाइन है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और दूसरी लाइन है एक्सिस ऑफ रोटेशन की। इन दोनों के दरमियान में एक अमूदी फासला है। ये देखें, ये वाला, यहां से लेके यहां तक, इस फासला को मैं L से जाहिर कर देता हूं। अब इस फासला को भी हम एक नाम देते हैं। इस फासला को क्या नाम देते हैं? इस फासला को हम नाम देते हैं मोमेंट आर्म का। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? मोमेंट आर्म। जैसे बाजू होता है ना आर्म, ऐसे इसको नाम देते हैं मोमेंट आर्म। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान में अमूदी फासला है। अमूदी फासला समझते हैं ना, यानी कि 90 का एंगल, यहां भी 90 का एंगल बन रहा है और यहां भी 90 का एंगल बन रहा है। इस अमूदी फासला को हम नाम देते हैं मोमेंट आर्म का। इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपके सामने लिखी है और ये शॉर्ट में पूछी भी जाती है। ये डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? ये डेफिनेशन है मोमेंट आर्म की, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक का अमूदी फासला फोर्स का मोमेंट आर्म कहलाता है। ठीक है जी। एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इन दोनों के दरमियान में ये अमूदी फासला है
और इसको हम क्या नाम देते हैं, मोमेंट आर्म, उस फोर्स का मोमेंट आर्म कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो टॉर्क है इसका इन्हिसार किन चीज़ों पर होता है, इसको समझने के लिए जो पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं यही आपको बताएंगे टॉर्क जो है ये किन पर मुनहसिर होता है। तो टॉर्क स्टूडेंट्स दो चीज़ों पर मुनहसिर होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ आपने इस नट को खोलना है और आपके पास दो स्पैनर हो, एक वो वाला स्पैनर हो जिसकी जो लेंथ है, अब हम इसको लेंथ नहीं कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे मोमेंट आर्म। ये देखिए यहां से यहां तक क्या है स्टूडेंट्स, ये मोमेंट आर्म है, ये एल है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे कहूं आप एक ऐसा स्पैनर इस्तेमाल करें जिसका मोमेंट आर्म ज्यादा है और उसी नट को खोलने के लिए आप एक और स्पैनर इस्तेमाल करें जिसका मोमेंट आर्म कम है, यानी कि छोटा है, उसकी लंबाई कम है, तो बताएं इस नट को खोलना किससे ज्यादा आसान होगा? क्या हम इसको ज्यादा लंबे स्पैनर से आसानी से खोल सकते हैं या कम लंबाई वाले स्पैनर से आसानी से खोल सकते हैं? तो स्टूडेंट्स आपका जवाब होगा सर जिसकी लंबाई ज्यादा है ना उसकी मदद से हम इस नट को आसानी से खोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी चीज को घुमाना है यानी कि उसमें टॉर्क पैदा करना है, अगर टॉर्क पैदा करने वाली जो चीज है उसकी जो लंबाई है स्टूडेंट्स जिस पर आप फोर्स लगा रहे हैं उससे, तो उसमें टॉर्क पैदा करना आसान होगा। लेकिन अगर उसकी लंबाई कम हो यानी कि मूवमेंट आर्म क्या हो, कम हो, तो उसमें टॉर्क पैदा करना मुश्किल होगा। एक चीज मूवमेंट आर्म में आपके सामने आया, दूसरी चीज ये फोर्स एफ है स्टूडेंट्स। ये फोर्स एफ मैं आपसे पूछता हूं कि बताएं भाई 50 न्यूटन की फोर्स से आप इसको आसानी से घुमा सकते हैं या 100 न्यूटन की फोर्स से? तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा सर 100 न्यूटन की फोर्स, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो बड़ी आसानी से घूम जाएगा ये, ठीक है। तो दूसरी चीज जो हमारे सामने आई जिसकी मदद से टॉर्क आसानी से प्रोड्यूस हो जाता है उसको हम नाम देते हैं फोर्स का। तो अब यहां से अगर मैं एक बात लिखूं कि टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स का इन्हिसार, तो वो किन चीजों पर होगा? वो दो चीजों पर होगा। तो मैं यहां लिखता हूं टॉर्क का इन्हिसार। तो टॉर्क का इन्हिसार किन चीजों पर स्टूडेंट्स? टॉर्क का इन्हिसार दो चीजों पर है। एक कौन सी चीज है? एक है मोमेंट आर्म यानी कि एल, और दूसरी चीज क्या है स्टूडेंट्स? दूसरी चीज है फोर्स, फोर्स एफ, ठीक है जी। तो ये दो चीजें हैं जिन पर टॉर्क मुनहसिर होता है। अब यहां से फिर हम टॉर्क का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि टॉर्क क्या होगा स्टूडेंट्स? टॉर्क हासिल ज़रब होगा किसका? फोर्स का और मोमेंट आर्म का, ठीक है। तो यहां से मैं इसका फॉर्मूला लिख सकता हूं, यहां मैं लिखता हूं फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स? टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क की बात हो रही है अब, तो टॉर्क का फॉर्मूला जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होगा टा, इसको टा से जाहिर करते हैं, ठीक है। टा बराबर एफ क्रॉस एल। तो ये स्टूडेंट्स टॉर्क का फॉर्मूला होगा। आप इस पर यहाँ ऐसे भी लगा सकते हैं बार, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है। टॉर्क क्या है? एक वेक्टर मिकदार है। तो यहाँ मैं वो भी लिख देता हूँ आपके लिए। टॉर्क क्या है? एक मिकदार। कौन सी है ये? वेक्टर मिकदार है। और इसके अलावा इसका यूनिट भी लिख लेते हैं, क्या होगा स्टूडेंट्स? कौन सी मिकदार है ये वेक्टर मिकदार है। टॉर्क एक वेक्टर मिकदार है और इसका यूनिट क्या होगा? टॉ, यानी कि टॉर्क का यूनिट होगा फोर्स और लेंथ का यूनिट के बराबर। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और लेंथ यानी कि मोमेंट आर्म, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा मीटर। तो मैं यहां लिखता हूं न्यूटन मीटर, यानी कि एन और एम हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, ये इसका यूनिट है। अब ये सारी बातें टॉर्क के हवाले से थी। टॉर्क की अगर आपको डेफिनेशन पूछ ले कि टॉर्क से क्या मुराद है या मूवमेंट ऑफ फोर्स से क्या मुराद है, इसका फॉर्मूला और यूनिट लिखें, तो आप ये टॉर्क की डेफिनेशन लिखेंगे। फोर्सेस के गर्दिशी असर को टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, और आप उसके साथ फॉर्मूला टॉर्क टॉ बराबर एफ क्रॉस एल और उसका यूनिट न्यूटन मीटर आप लिख देंगे। और इसके अलावा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स से क्या मुराद है और टॉर्क का इन्हिसार किस पर होता है।
तो आप लिख सकते हैं टॉर्क का इन्हिसार दो चीज़ों पर है, मोमेंट आर्म पर और फोर्स पर। ठीक है, सबसे आखिरी एक डेड लाइन लिखी हुई है, तो मैंने आपके सामने एमसीक्यू की शक्ल में लिखा है। यहां कह रहा है 1 न्यूटन फोर्स, कितनी फोर्स? 1 न्यूटन फोर्स 1 न्यूटन मीटर टॉर्क इस वक्त पैदा करती है जब मोमेंट आर्म की लंबाई हो। फोर्स कितनी स्टूडेंट्स? 1 न्यूटन, और टॉर्क कितना स्टूडेंट्स? 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, दोनों एक एक है, तो ये फोर्स 1 न्यूटन मीटर टॉर्क कब पैदा करेगी? जब मोमेंट आर्म की लंबाई कितनी होगी? तो ये हमने बताना है, 10 मीटर होगी, बी ऑप्शन है 5 मीटर होगी, और सी ऑप्शन है 1 मीटर होगी, या डी ऑप्शन में 2 मीटर होगी। कौन सा आंसर आएगा स्टूडेंट्स? हमने क्या मालूम करना है? हमने ये मोमेंट आर्म मालूम करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का? टॉर्क बराबर एफ ज़रब एल, और एल हमने मालूम करना है। ये फोर्स कितनी है? ये 1 है स्टूडेंट्स, इसकी जगह 1 लगा दिया। टॉर्क कितना है? 1, तो ये एल कितना होगा ये हमने बताना है। तो एल को जब 1 से ज़रब देंगे तो 1 ही आ जाएगा, एल इक्वल टू आ जाएगा 1 मीटर। तो दुरुस्त जवाब कौन सा होगा? दुरुस्त जवाब होगा सी, 1 मीटर। आज के लेक्चर में हमने इस चैप्टर का सबसे अहम टॉपिक टॉर्क को समझा और रिजिड बॉडी को समझा कि ये क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है, मोमेंट आर्म किसको कहते हैं, और फिर टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, फार्मूला क्या है, यूनिट क्या है। ये सारी चीज़ें हमने बड़ी डिटेल से समझी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।